25 बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंक्लूड किए हैं। चलिए वाक्य को शुरू करना हल करना शुरू करते हैं। पहला अपना वाक्य कहता है इफ ही वर हियर ही यू, यानी आपको बताना है एक कीवर्ड की पहचान कीजिए कि इस ब्लैंक में कौन सा करेक्ट फॉर्म आएगा। इफ ही वर हियर ही यू, हेल्प्ड, विल हेल्प, वुड हेल्प या नन। अगर आपके संज्ञान में आ रहा हो तो ये जो सेंटेंस है मैंने कंडीशनल सेंटेंस डाला है। कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है, देखिए कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर जो अपना इफ पहला जो क्लोज होता है, इफ वाले क्लोज में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस यानी प्रेजेंट मिलता है, तो जो सेकंड क्लोज होता है उसमें विल या किसका यूज करते हैं, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो सेकंड क्लोज में अपन वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इस क्लोज में अपन को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, इसमें तो वुड हैव या शुड हैव, वुड हैव या शुड हैव प्लस कौन सी फॉर्म मिलती है, थर्ड फॉर्म मिलती है। ध्यान से देखिए ये जो इफ वाला क्लोज है इसमें में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड जो क्लोज रहेगा उसमें क्या रहेगा, अगर हमको सेकंड फॉर्म मिलती है तो वुड या शुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है, फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो करेक्ट कर लीजिए, हेल्प नहीं हो सकता, विल हेल्प नहीं हो सकता, क्या बच गया, वुड हेल्प बच गया। तो ये पहला जो अपना एग्जाम्पल था वो कंडीशनल सेंटेंस का था, आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई वुड रादर द वर्क, आई वुड रादर द वर्क। आपको बताना है स्टार्टेड आएगा, स्टार्ट आएगा, हैव स्टार्टेड आएगा या स्टार्टेड आएगा। फटाफट अपना अनुमान लगा लीजिए, गैस लगा लीजिए कि कौन सा आंसर आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें आई वुड रादर द वर्क, देखिए आपको क्या मिला, मॉडल मिला, हमको यहाँ पे वुड रादर मॉडल मिला। हैड बेटर, वुड रादर या कोई भी मॉडल, उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। ये आज का दूसरा रूल था। और फर्स्ट फॉर्म की बात करें, स्टार्टेड नहीं हो सकता, हैव स्टार्टेड नहीं हो सकता, स्टार्टिंग नहीं हो सकता, अपना आंसर क्या बच गया, स्टार्ट बच गया। कीवर्ड याद रखिएगा, अगर आपको हैड बेटर मिलता है, क्या मिलता है, हैड बेटर मिलता है, या फिर आपको वुड रादर मिलता है, वुड रादर, और उसके बाद अगर आपको वर्ब पूछी जाती है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है। अपने 2 एग्जाम्पल हल हो गए। चलिए 3 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही, फटाफट अनुमान लगा लीजिए, गैस लगा लीजिए कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, आप कौन सा आंसर इसमें देना चाहेंगे। अपने अपने उत्तर का आंसर का गैस कीजिए। चलिए बात करें तो आपको 5-10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, वो हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही द नेक्स्ट डे, हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे तो देखिए आपको लग रहा है कि सर नेक्स्ट डे आ गया, फ्यूचर टेंस आ सकता है, लेकिन हम बात करें सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करें ना, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है कि अगर फर्स्ट क्लोज में आपको पास्ट टेंस मिल जाए, फर्स्ट क्लोज में कौन सा मिल जाए, पास्ट टेंस मिल जाए, तो सेकंड जो क्लोज होता है उसमें भी कौन सा टेंस आता है, पास्ट ही आता है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डे की तरफ नहीं जाएं। अगर यहाँ पे देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है, सेकंड फॉर्म मिली है, मतलब इस क्लोज में पास्ट टेंस है, इस क्लोज में भी कौन सा टेंस आना है, पास्ट ही आना है। तो विल कम तो नहीं हो सकता, हैज कम नहीं हो सकता, शैल कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो पास्ट कौन सा बच गया, वुड कम बच गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम द नेक्स्ट मंथ, और वैसे ये स्पीच का वाक्य था, किसका वाक्य था, स्पीच का वाक्य था, तो इसमें अपना सही आंसर निकल के आया वुड कम। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न बड़ा इजी है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न डाला है मैंने, ध्यान से देखिए क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न। द पिक्चर बिगन आफ्टर वी, 2 क्लोज है, दोनों क्लोज को किससे जोड़ा गया बेटा, आफ्टर से जोड़ा गया है। एक क्लोज तो अपना ये हो गया, द पिक्चर बिगन की पिक्चर है वो शुरू होगी आफ्टर वी। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि अगर 2 क्लोज को आफ्टर या बिफोर से जोड़ा जाता है तो क्या होता है। देखिए अगर 2 क्लोज को अपन आफ्टर या बिफोर से जोड़ते हैं, यानी एक क्लोज अपना हो गया यहां तक और नेक्स्ट क्लोज में हमें सब्जेक्ट मिला है, वर्ब यूज करना है। अगर आपको आफ्टर या बिफोर मिले तो इसका रूल ये होता है कि आफ्टर और बिफोर के एक क्लोज में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और एक क्लोज में हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आफ्टर से पहले देख लीजिए कौन सी फॉर्म आई, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो फटाफट अनुमान लगाइए कौन सा उत्तर होना चाहिए, यानी मैंने कहा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए।
हैड बीन रीच तो नहीं हो सकता क्योंकि तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जा रहा है। वर रीचिंग नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की तरफ जा रहा है। रीच्ड नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की तरफ जा रहा है। और हम बात करें पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की, तो हैड रीच्ड इसमें सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपने 4 एग्जाम्पल हल हो गए। चलिए 5वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बड़ा शानदार वाक्य है 5 नंबर, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने। एज सुन एज ही द बुक ही इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। फिनिश क्रिया में लेनी है, यानी कि प्रत्येक वर्ब में कौन सी डाली है मैंने, फिनिश क्रिया डाली है। फिनिश का सही रूप बताना है, कौन सा आएगा, एज सुन एज ही द बुक ही इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। देखिए इसमें 2 वाक्य 2 वर्ब हमको मिली है। एक वर्ब हमको यहाँ पे मिल गई इन्फॉर्म्ड, ये सेकंड क्लोज था, और एक क्लोज वो है जिसमें हमको फिलअप करना है। देखो बच्चों इसका रूल मैं बताऊं, अगर आपको वाक्य की शुरुआत एज सुन एज से मिलती है, एज सुन एज से मिलती है, और 2 क्लोज हो, अगर पहले क्लोज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस मिलता है तो सेकंड में भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही आएगा। अगर फर्स्ट क्लोज में आपको, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर आपको पास्ट इंडेफिनाइट मिलता है तो दूसरा क्लोज है उसमें भी क्या आता है, पास्ट इंडेफिनाइट ही आता है। चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग आप हल कीजिए। तो सेकंड क्लोज है उसमें देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म डाल रखी है, सेकंड फॉर्म डाल रखी है, नहीं पास्ट इंडेफिनाइट डाल रखा है। तो पहले वाक्य में भी क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनाइट आना चाहिए। तो फटाफट पास्ट इंडेफिनाइट के साधारण वाक्य की वर्ब याद कीजिए, कौन सी आना है। क्या हैड फिनिश्ड हो सकता है, नहीं सर क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। हैज बीन फिनिश्ड हो सकता है, नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। विल फिनिश नहीं हो सकता, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिनिश्ड है वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सही आंसर क्या निकल के आएगा, फिनिश्ड आएगा। ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। अगर कोई क्लोज की शुरुआत एज सुन एज सी होती है तो उसमें 2 प्रकार के टेंस हो सकते हैं। अगर एक क्लोज में फिलअप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है, दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर एक में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में भी क्या मिलने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट मिलना है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। When I last saw him, जब मैंने उसको अंतिम बार देखा, ही इन चूरू, वह चूरू में। इसमें से कीवर्ड निकाल लीजिए, कीवर्ड कौन सा है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिलअप करनी है। वर्ब है हैड बीन लिविंग, वॉज लिविंग, लिव्ड या फिर विल लिव। अगर आपको इसका जो आंसर निकालने का तरीका है, जो मेथड है उसका पता हो तो आप आंसर निकाल लीजिए, वरना बस 2 सेकंड बाद मैं इसकी एक्सप्लेन करने वाला हूं, डिटेल्ड एक्सप्लेन की किस प्रकार इस प्रकार के प्रश्न को हल करें। देखिए चलिए मैं बताता हूं। अगर किसी सेंटेंस या क्लोज की शुरुआत व्हेन या एज से होती है, किससे होती है, व्हेन या एज से, और व्हेन और एज वाले क्लोज में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। इसमें ऐसा ही हो रहा है, देखिए क्लोज की शुरुआत किससे हो रही है, व्हेन से हो रही है। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल रही है, सेकंड फॉर्म मिल रही है। तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो आने वाला क्लोज होगा उस क्लोज में कौन सा टेंस आएगा, बताइए फटाफट। उसमें टेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। अगर कोई भी क्लोज की शुरुआत व्हेन या एज या फिर अंत में भी वाक्य हो सकता है, व्हेन और एज साथ में 2 क्लोज को जोड़ रहा हूं, और व्हेन और एज वाले क्लोज में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, जो सेकंड क्लोज बचता है उसमें कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है। बताइए पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब कौन सी है, हैड बीन लिविंग, वॉज लिविंग, लिव्ड या विल लिव, वॉज लिविंग। व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, कि जब मैंने उसको अंतिम बार देखा, ही वॉज लिविंग इन चूरू, तो वो कहाँ रह रहा था, चूरू में रह रहा था। अपने 6 क्वेश्चन हल हो गए। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7वां भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आई ए नॉइज इनसाइड द रूम, इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं डाला गया, कोई भी एडवर्ब नहीं डाला गया, उसके बावजूद आपको गैस करना है कि इसमें कौन सा टेंस आना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं आपको, क्या हियर जाएगा, इज हियरिंग आएगा, हियर आएगा, या हैव बीन हियरिंग आएगा। आप अपने आंसर का गैस कर लीजिए। अगर आपको कुछ इसमें समस्याएं महसूस हो रही हो, चलिए मैं बता देता हूं। कुछ वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन होती है, वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, जैसे शी, जैसे स्मेल, जैसे लाइक, जैसे डिसलाइक, जैसे फॉरगेट, जैसे रिमेंबर। काफी होती है वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, जो इंद्रियां क्रिया जिनको बोलते हैं, वो क्रियाएं जो इंद्रियों से संबंधित है। जैसे सुनना कानों से संबंधित हो गया, सोचना मस्तिष्क से संबंधित हो गया, देखना आंखों से संबंधित हो गया। ये जो जितनी भी वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आती कभी भी। कौन सी फॉर्म में नहीं आती, आईएनजी फॉर्म में नहीं आती।
आईएनजी में नहीं आएगी तो फिर इज हियरिंग नहीं आएगा और हैव बीन हियरिंग नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में मैंने बोला है। आपकी समस्या ये हो सकती है कि सब ये वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। आंख इंद्रिया है, कान, आंख, जीभ, जैसे कि मस्तिष्क, इनसे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे याद करना, भूलना, किसी से प्रेम करना, किसी से नफरत करना, ये सब मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। या फिर स्मेल करना, इन क्रियाओं को अपन मूल अर्थ में आईएनजी रूप में लेके नहीं जा सकते। तो इनके साथ फिर आईएनजी इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऑप्शन कितने बच गए, एक हियर बच गया, एक हियर बच गया। सब्जेक्ट के अनुसार निकाल लीजिए। अगर आई कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, आप कहेंगे सर आई तो प्लूरल है, अगर आई प्लूरल है तो हियर्स नहीं आ सकता, फिर क्या आएगा, हियर आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल ही आती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार नाइस सा प्रश्न है, बेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से। कहता है आई हैवंट हर सिंस मंडे। चलिए आप अपना आंसर फटाफट निकाल लीजिए, क्या आने वाला है। आपके आंसर का वेट है, मुझे फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। आई हैवंट हर सिंस मंडे, सी, सीन, हैव सीन, सीइंग, इसका आंसर तो आना ही चाहिए, बड़ा इजी है। देखिए ध्यान से क्या आना चाहिए। आप कहेंगे सर कीवर्ड की तरफ जाएं तो सिंस तो आ रखा है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव नोट दे रखा है। क्या दे रखा है, हैव नोट। अगर आपको हैज मिलता है, अगर आपको हैव मिलता है, अगर आपको हैड मिलता है, अगर आपको विल हैव मिलता है, अगर आपको शैल हैव मिलता है, यदि आपको शुड हैव मिलता है, वुड हैव मिलता है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इसमें थर्ड फॉर्म की तलाश कर लीजिए। हैव सीन तो नहीं हो सकता क्योंकि हैव तो पहले से ही दे रखा है, सीइंग नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी लगा रखा है, शी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या बच गया, सीन बच गया। आई हैवंट सीन हर सिंस मंडे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करें। 10 नंबर प्रश्न इजी सा प्रश्न है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, ध्यान लगाइए। इसमें मैंने कीवर्ड भी डाला है कि रेगुलरली बाय एयर, वो नियमित रूप से हवाई यात्रा करता है। नियमित रूप से क्या करता है, हवाई यात्रा करता है। कीवर्ड की पहचान कीजिए, क्या आया, रेगुलरली, ऑलवेज, सेल्डम, ओफन, डेली, जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं वाले जो वर्ड होते हैं, ये कौन सी टेंस के एडवर्ब होते हैं, फटाफट बताइए मुझे। जो रेगुलरली वर्ड है वो कौन सी टेंस का एडवर्ब है, पहले टेंस का पता लगाना पड़ेगा, बाद में क्रिया की बात होगी। अगर अपन रेगुलरली की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का एडवर्ब है तो वाक्य का प्रकार कौन सा है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनाइट के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अगर वर्ब की बात करें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कौन सी आती है, प्लूरल आती है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। तो देख लीजिए ही तो सिंगुलर है, इसके साथ क्या कहना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, एस ईएस लगा के, तो क्या हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा। ही ट्रेवल्स रेगुलरली बाई एयर। कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है दे टू दी कमेंट्री फॉर दी लास्ट 3 आवर्स। लास्ट 3 आवर्स, ध्यान से देखिए कौन सा कीवर्ड इसमें डाला गया है। पहले टेंस की पहचान कीजिए, टेंस की पहचान होने के बाद आप टेंस के रूल्स की तरफ बढ़िए, तब जाके आपका प्रश्न एकदम से करेक्ट हल हो जाएगा। देखिए इसकी पहचान की मैं बात करूं, दे टू दी कमेंट्री फॉर द लास्ट 3 आवर्स। देखिए एक तो 4 मिल गया, क्या मिल गया, 4, और उसके बाद क्या गया, लास्ट 3 आवर्स। और किसी सेंटेंस में हमको सिंस या फॉर मिलता है, क्या मिलता है, सिंस या फॉर, और उसके बाद क्या आता है, टाइम आता है। तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। क्रिया देख लीजिए, विल लिसन तो फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, लिसनड पास्ट इंडेफिनिट हुआ, हैव बीन लिसनिंग, हैव लिसनड, इनमें कंपटीशन है। हैव बीन लिसनिंग तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और हैव बीन लिसनिंग कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। दे हैव बीन लिसनिंग टू द कमेंट्री फॉर द लास्ट 3 आवर्स। तो अपना आंसर निकल के क्या आया, सी आया। चलिए 11 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, आप अपना फटाफट आंसर निकाल लीजिए। क्या आंसर आएगा उसके बाद मैं समझा दूंगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है नव रवि इन हिज रूम, कि अब रवि अपने कमरे में। फटाफट देखिए एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है ना बच्चों, एक बात बता दूं आपको, एडवर्ब को अपन मोबाइल एलिमेंट कहते हैं। एडवर्ब को क्या कहते हैं, मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। मोबाइल एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की जगह फिक्स होती है, वर्ब की जगह फिक्स होती है, बट
जो एडवर्ब होता है उसकी कोई जगह फिक्स नहीं होती, वो वाक्य के मिडल में आ सकता है, एट द बिगिनिंग आ सकता है, एट द एंड आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या मिला, नव मिला। इट मीन्स ये नव कौन सी टेंस का एडवर्ब है भाई, फटाफट फटाफट गैस कीजिए, अनुमान लगाइए, दिमाग को घुमाइए, कौन सा टेंस है। नव है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब निकाल लीजिए फटाफट। वो स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट, इज स्लीपिंग, कौन सी भी पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आपका आंसर इज स्लीपिंग हुआ। नाउ रवि इज स्लीपिंग इन हिज रूम, अब रवि अपने कमरे में क्या कर रहा है, सो रहा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न, इज एन आर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इज एन आर्ट एक कला है, और यहाँ पे जो मूल क्रिया है वो राइट है। आप क्या लगाएंगे, कौन सा टेंस इसमें आ रहा है, कौन सा टेंस आपको लग रहा है। अगर कोई भी सेंटेंस हमको मिले और सेंटेंस के प्रारंभ में ही हमको वर्ब का यूज करना हो, वर्ब का यूज करना हो, अगर उसमें एच भी नहीं दी गई हो तो कंफर्म है वो हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस हो। बट इसमें देखिए क्या दे रखा है, इज दे रखा है जी, ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बना रहा है। तो अब अपन राइटिंग करें कि रिटर्न करें, इज रिटर्न करें कि रोट करें, क्या करें। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, एक नॉन फिनिट वर्ब होती है जिरंड, नॉन फिनिट वर्ब होती है जिरंड। और जिरंड कैसे बनता है बताता हूं। जिरंड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाने से बनता है, आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे मैंने लिखा राइट, और राइट के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, राइटिंग बन गया। ये एक वर्ब भी है और एक जिरंड भी है। अगर इसको साइक्रिया के बाद में यूज लिया जाता है तो इसको वर्ब माना जाएगा। अगर किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम लिया जा रहा है तो इसको जिरंड माना जाएगा। तो ये जो जिरंड है इसको अपन बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। यानी कि वर्ब का आईएनजी रूप जो है वो जिरंड के रूप में किसी भी वर्ब का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर इसको अपन ऐसे करें ना, इज रिटन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इज दे रखा है, रोट नहीं हो सकता क्योंकि रोट हो ही नहीं सकता। तो मैं अगर राइटिंग की बात करूं, राइटिंग इज एन आर्ट, लेखन एक क्या है, कला है। तो यहाँ पे जो राइटिंग है इसका यूज किया गया है जिरंड एज वर्बल नाउन, यानी कि जो वर्ब है उसका नाउन की तरह क्या किया गया, यूज गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, देयर सी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देयर सी, फटाफट निकाल लीजिए क्या आएगा, देयर सी, देयर सी कौन सा आना चाहिए। आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ निकल ही नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक नया रूल समझाने वाला हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने 20-25 ऐसे रूल इंक्लूड किए हैं जिनमें पूरा टेंस क्लियर हो जाता है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो या किसी सेंटेंस की शुरुआत ईयर से हो, किससे हो, देयर से या ईयर से, और अंत में हमको विस्मयबोधक चिन्ह मिले तो उसमें कौन सा टेंस होता है, ये रूल कहता है, बताइए। अगर किसी भी क्लोज की शुरुआत देयर या ईयर से होती है और अंत में हमको क्या मिलता है, एक विस्मयबोधक चिन्ह मिलता है, तो इस प्रकार के क्लोज में हमेशा ही कौन सा टेंस होता है बच्चों, प्रेजेंट, बोलिए फटाफट, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज में लिया जाता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तो गो हो सकता है, क्या हो सकता है, गोज हो सकता है, ये दो तो हो ही नहीं सकती। तो हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। और सिंगुलर वर्ब इसमें गो है या गोज है। लड़के कहेंगे सर वर्ब सिंगुलर प्लुरल कैसी होती है, होता है बेटा, जो क्रिया है वो मूल रूप में प्लुरल रूप में होती है। क्रिया के साथ आप एस या ईएस लगाते हो तो क्रिया का कौन सा रूप निकल के आता है, सिंगुलर रूप निकल के आता है। तो सी एक वचन है और गो के साथ ईएस लगाने से इसका कौन सा रूप बन गया, सिंगुलर रूप बन गया, देयर सी गोज। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करें। 14 नंबर प्रश्न कहता है द कार फेल इनटू द डिच, कि जो कार है वो डिच में गिर गई, व्हाइल द ड्राइवर अवे, जब ड्राइवर, इसमें आपको कीवर्ड मिला लुकिंग, लुक्ड, इज लुकिंग, वॉज लुकिंग, कौन सा आंसर आने वाला है, फटाफट गैस कीजिए, अनुमान लगाइए, अपने अपने आंसर को चेक कीजिए कि क्या आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें कीवर्ड खोजना है। देखिए बेटा व्हाइल आ गया, क्या आ गया, व्हाइल। व्हाइल एक ऐसा एडवर्ब है, व्हाइल एक ऐसा कंजक्शन है जिसके या तो दोनों तरफ ही कंटिन्यूस एक्शन जारी होता है। यहाँ पे दो क्लोज है, एक तो क्लोज ही हो गया, द कार फेल इनटू द डिच व्हाइल द ड्राइवर अवे, यानी कि हमको व्हाइल मिला और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है, सेकंड फॉर्म मिली है। अगर आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिली है तो ये तो कंफर्म होगा कि वो पास्ट है, तो आने वाला क्लोज तो कौन सा होगा, पास्ट में ही होगा। व्हाइल
जो कंजक्शन है इसके दोनों तरफ या तो आपको एक तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस मिलता है तो दूसरी तरफ ही प्रेजेंट कंटिन्यूस मिलता है, अगर पास्ट कंटिन्यूस मिलता है तो दूसरी तरफ ही पास्ट कंटिन्यूस मिलता है। लेकिन कई बार अगर वाइल से एक क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे में आप प्रेजेंट को तो यूज नहीं ले सकते, कम से कम पास्ट ले सकते हैं। इसमें ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, अपना ये बचा वॉज लुकिंग। क्या बचा? वॉज लुकिंग। और सेंस भी सही हो जाता है। द कार फेल इनटू द डिच, की कार डिच में गिर गई। जब ड्राइवर दूसरी तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था, तो इसमें आएगा वॉज लुकिंग। यानी कि वाइल जो कंजक्शन है ये या तो दो कंटिन्यूस एक्शन को जोड़ता है, दोनों का टेंस सेम रहेगा, या फिर एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है दूसरा कंप्लीट एक्शन जारी हो तो उसमें आपको कंटिन्यूस रखना होता है। अगर प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट, और उधर पास्ट हो तो क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। तो अपने एग्जांपल हल हो गए 14। 15 नंबर देखिए, बहुत ही सुंदर सा पर्सन, बहुत ही सुंदर पर्सन। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही मी। आपको बताना है विल रिटर्न, वुड रिटर्न, वुड हैव रिटर्न या हैड रिटर्न। जो पहला एग्जांपल हमने लिया था वो इसी से संबंधित था। ध्यान से देखो, ये क्लोज है वो किससे शुरू हो रहा है? इफ से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? इफ से। तो इधर देखिए आप, इधर आपको क्या मिला? इधर आपको मिला वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली? थर्ड फॉर्म मिली। कंडीशनल सेंटेंस को याद कीजिए, अगर एक क्लोज इफ वाले क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो दूसरे में क्या मिलता है? आपको मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इफ वाले क्लोज में आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलता है तो सेकंड क्लोज में शुड, वुड, कुड या वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? फर्स्ट फॉर्म मिलती है। अगर आपको इफ वाले क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो इस क्लोज में वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार कौन सा सेंटेंस होगा ये? कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा? कंडीशनल। तो यहाँ पे हमको वुड हैव हेल्प्ड मिला है, तो यहाँ फिर क्या आना चाहिए? विल रिटर्न, वुड रिटर्न, वुड हैव रिटर्न या हैड रिटर्न। आप कहेंगे सर वुड हैव रिटर्न तो वहां आ गया, तो फिर क्या बच गया? हैड रिटर्न बच गया। आंसर निकल के आया हैड रिटर्न। और पहले ही प्रश्न में इसकी मैंने चर्चा की थी कि कंडीशंस 3 प्रकार की होती हैं। तीनों कंडीशंस के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कंडीशंस को अगर आप पहला जो सेंटेंस हमने हल किया था उसमें तीनों को मैंने पूरा डिटेल लिखकर बताया, वहां से आप